Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 16th of November 2023. हमारे आज की डिस्कशन से हम चार टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है अबाउट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दैट इज द पीवीटीजी। और इनके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री है वो एक डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम लेके आए हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम देखने वाले। सेकेंड टॉपिक इज अबाउट द कैपिटल पनिशमेंट और द डेथ पेनल्टी। थर्ड is about the persistent federal friction. That means the continuous dispute happening or occurring between the center and the state. तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन एट लास्ट हम आईएएस कोचिंग सेंटर्स जो है विच आर बीइंग प्रॉब्ड बाय द सीसीपीए, वो जो मैटर है वो क्या उसके बारे में देखेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, मैं आप सभी लोगों का ध्यान हमारे चैनल की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। ये हमारा चैनल है आईएएस कैफे। इस चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो मिलते हैं, जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर को डिकोड करते हैं आप सभी के लिए। उसी के साथ स्टैटिक में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। और जब बाद में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ एंड बॉटनी दे विल आल्सो बी अवेलेबल हियर। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। नाउ कमिंग बैक टू अवर मेन डिस्कशन, दैट प्राइम मिनिस्टर CVTG development program. I'm sorry. So it may be noted that Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced Pradhan Mantri PVTG, that is particularly vulnerable tribal group development mission, under the Union Budget 2023-24 on 1st Feb 2023. तो 2023 का जो फर्स्ट फैब का यूनियन बजट था उसमें हमारी देश के जो वित्तीय मिनिस्टर है यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मिशन है उसको वहां पे अनाउंस किया गया। सेंट्रल बजट ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए जो है इसमें लगाए अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब टू इम्प्लीमेंट दिस मिशन इन द नेक्स्ट 3 ईयर, कि अगले आने वाले 3 साल में इस मिशन को हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो पहली बात यहाँ पे बात हो रही है कि किसके लिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, दैट इज पीवीटीजी। तो ये पीवीटीजी क्या है? हमारे यहाँ पे जो होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री होती है उन्होंने 75 ट्राइबल ग्रुप्स को क्लासिफाइड किया है। जितने भी आपके पास पूरी इंडिया में 18 स्टेट्स है, देयर आर मेनी स्टेट्स, बट पीवीटीजी के कंटेक्स्ट में अमॉन्ग द 18 स्टेट्स एंड अदर यूनियन टेरिटरीज 75 ट्राइबल ग्रुप्स जो है उनको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। So the PPTG are most vulnerable among the tribal groups. तो जो ट्राइबल ग्रुप्स है उसमें भी सबसे बैकवर्ड, सबसे वल्नरेबल, सबसे पुअर कंडीशन जिनकी है वो होती है पीवीटीजी, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी। 1975 के अंदर सरकार जो थी, भारतीय सरकार ने, दे टूक ए इनिशिएटिव कि हम क्या करते हैं, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और एक सेपरेट ग्रुप जो है वो बनाते हैं। उसी का नाम यहाँ पे दिया गया पीवीटीजी, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो शुरुआती तौर पे इनिशियली आपके पास 52 ट्राइबल ग्रुप्स थे जिसको पीवीटीजी के तौर पे क्लासिफाई किया गया था। In the year 1993, 23 additional tribal groups were included in this category, due to which there are currently 75 tribal groups under the PVTG. Of the 75 listed PVTG, the highest number are found in Odisha, जो कि 13 है, और उसके बाद आपके पास आंध्र प्रदेश में है जो कि 12 है। तो ये था अबाउट द मिशन जिसमें हम पीवीटीजी के बारे में बात करते हैं। अब आपके पास अगला टॉपिक है जो एडिटोरियल आज आया है, दैट इज लाइफ ओवर द डेथ, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा या फिर डेथ सेंटेंस। क्या यहाँ पे डेथ सेंटेंस को हटा के जीवन भर उम्र कैद की सजा सुना दी जानी चाहिए? क्या यहाँ फांसी की सजा को हटा देना चाहिए या फिर
कोई हीनियस क्राइम है तो वहां पे फांसी की सजा दी जानी चाहिए. So this editorial is all about abolition of the death penalty should form the core of any reform in the justice system. किसी भी प्रकार का जस्टिस सिस्टम उसमें अगर आप उसको रिफॉर्म या सुधारने की बात कर रहे हो तो सबसे बड़ा फोकस आपका ये होना चाहिए कि इस डेथ पेनल्टी को आप हटाइए. ये यहाँ पे राइटर का कहना है. तो भी किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है? जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी, आपके जो तीनों जो है क्रिमिनल सिस्टम से रिलेटेड, इनको हटा के जो हिंदी वाले टर्म्स लाके एक नए जो बिल आए हैं उसके कंटेक्स्ट में हो रहा है कि क्या यहाँ पे जो नए बिल आप लेके आए हो या फिर जो नए एक्ट बने हैं या बनने वाले हैं या उनके साथ आगे क्या होगा, उसके अंदर डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए, ये बात हुई है या नहीं हुई. इसको पहले समझते हैं कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पनिशमेंट का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ठीक है, तो कैपिटल पनिशमेंट या फिर डेथ पेनल्टी ये एक लीगल पेनल्टी है फॉर सम क्राइम अंडर द इंडियन पीनल कोड और द अदर लॉज. आईपीसी और बाकी के कुछ और लॉज, इसके अंदर डेथ पेनल्टी एक लीगल पेनल्टी है कुछ क्राइम्स के लिए. यानी अगर कोई सर्टेन हीनियस क्राइम हुए हैं उसकी सजा आपको डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट या फांसी की सजा अगर सुनाई जाती है तो ये लीगल पेनल्टी है अंडर आईपीसी या फिर बाकी और भी कुछ लॉज. अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं, दैट इज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1898. इसके तहत death was the default punishment for the murder and mandated that judges to give reasons in their judgment if they desire to give life imprisonment instead of the death penalty. बहुत इंटरेस्टिंग सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ध्यान से देखेंगे. 1898 के अंदर सीआरपीसी में ये साफ साफ लिखा था अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको सीधा उसको डेथ पेनल्टी देना है. यानी आपको फांसी की सजा सुनानी है. अगर आप फांसी की सजा नहीं सुना रहे हो, उसकी जगह आप उम्र कैद उसको दे रहे हो, तो उसका रीजन आपको रिटर्न में वहां पे देना पड़ेगा. बाद में क्या होता है, ये 1882 में जो आपके पास आई एम सॉरी बना था, तो अमेंड किया गया. 1955 के अंदर सीआरपीसी में हुआ अमेंडमेंट, जिसमें क्या बात हुई, द रिक्वायरमेंट of written explanation for not imposing the death penalty was terminated. कि आप अगर किसी को डेथ पेनल्टी नहीं दे रहे हो तो उसके लिए आपको रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. यानी सीआरपीसी 1898 के अंदर डिफॉल्ट डेथ पेनल्टी था, डेथ पेनल्टी नहीं दे रहे हो तो रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देना है. बाद में 1955 1955 में अमेंडमेंट हुआ. उस वक्त क्या हुआ कि डेथ पेनल्टी आप नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. फिर 1973 में इसका और अमेंडमेंट हुआ और क्या बोला, लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिकेम द नॉर्म एंड डेथ पेनल्टी वाज टू बी इम्पोज्ड ओनली इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस. अब और लीनियंट हो रहा है. 1973 में बोला कि उम्र कैद एक जनरली पनिशमेंट होना चाहिए, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन अगर हो जाए, बहुत ही हीनियस क्राइम हो जाए, तब जाके डेथ पेनल्टी का सीन आप सोच सकते हैं. तो द अमेंडमेंट ऑल्सो डिवाइडेड अ क्रिमिनल ट्रायल इनटू 2 स्टेजेस. और ये जो 1973 का अमेंडमेंट था, इसने इस क्रिमिनल ट्रायल को 2 स्टेजेस में बांट दिया. वन फॉर द कन्विक्शन एंड अनदर फॉर द सेंटेंसिंग. एक कन्विक्शन के लिए और एक सेंटेंसिंग के लिए. द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज 1973, इसमें प्रोविजन ये भी है दैट कोर्ट मस्ट राइट द स्पेशल रीजंस, justify the sentence and mention why an alternative sentence would not meet the ends of the justice. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप ये डेथ पेनल्टी दे रहे हो और दूसरी सजा नहीं दे रहे हो तो उसका आप जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दीजिए. तो इंडिया के अंदर आज की डेट में एज पर द करंट पोजीशन ऑफ द लॉ, ये जो कैपिटल पनिशमेंट है इट इज अवॉर्डेड ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द केसेस. अगर आज की बात करें, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में फांसी की सजा सुनाई जाती है.
ज्यादा से ज्यादा आपको उम्र कैद की सजा दे देंगे, जेल दे देंगे आपको, लेकिन फांसी की सजा बहुत रेयर केस में सुनाया जाता है। और जो प्राइमरी मेथड, सबसे पहला अगर कोई सबसे प्राइमरी फॉर्म में अगर कोई मेथड इसके लिए यूज होता है तो इट इज सेक्शन 35, सॉरी सेक्शन 354 clause 5 of criminal procedure code 1973, which says that hanging by the neck until the death, जब तक नहीं मरता तब तक आप उसकी गर्दन को लटका फांसी की सजा उसको आप देते हो, राइट? So what is section 354 clause 5 of CRPC is hanging by the neck until the death. So as per the IPC, that is the Indian Criminal Code, the following offences carry the possibility of the death penalty. किन किन केसेस के अंदर आप बोल सकते हो कि डेथ पेनल्टी का केस है? सबसे पहले मर्डर, करप्शन एंड द मर्डर, criminal operation, waging or attempting the wage war against the government of India. अब प्रोसेस क्या है? गिव मी अ सेकंड. So what is the process of death penalty? सबसे पहला है आपके पास द ट्रायल कोर्ट, देन द हाई कोर्ट, स्पेशल लीव एंड क्यूरेटिव पिटीशन. समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पे आपका केस चल रहा है दैट इज द ट्रायल कोर्ट. So after the proceeding, as specified by the CRPC, the judge pronounces the judgment. तो CRPC के तहत जो कि अभी हमने बात करी सेक्शन 354 क्लॉज 5, उसके अकॉर्डिंग आपको जजमेंट सुनाई दिया जाता है कि ये फलाना केस के अंदर आपने ये हीनियस क्राइम किया है, मर्डर किया है, क्रिमिनल एक्टिविटी करी है या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी करी है. इसके तहत जो जज है ट्रायल कोर्ट में आपको सजा सुनाता है फांसी. अब हाई कोर्ट वहां पे क्या करता है, एक बार जब सेशन कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया सॉरी, देखो कोर्ट का आपको ये पता होना चाहिए, हायर सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपके पास हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट. उसमें जो क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ डील करते हैं वो सेशन कोर्ट होते हैं. तो एक बार सेशन कोर्ट ने बोल दिया कि इस इंसान को डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट. पहला सवाल, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट सुना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुना सकते हैं. तो यहाँ पे एक बार अगर सेशन कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया, a high court needs to confirm the death sentence. very 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 important. हमने क्या कहा, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट, सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस सुना सकते हैं, कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बट उसका कंफर्मेशन जो है बाद में हाई कोर्ट के द्वारा होगा, राइट? इट वुड बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट लेटर. So the High Court may confirm the death sentence or pass any other sentence or the another conviction. The High Court also has the power to withdraw a case pending before a subordinate court and conduct a trial and may award the sentence of the death. तो हाई कोर्ट जो उसको कंफर्म कर सकता है, उसको हटा सकता है, डेथ पेनल्टी जो मतलब जो कंफर्मेशन है वो हाई कोर्ट के द्वारा हो. अब मान लो कि भाई हाई कोर्ट भी कह रहा है कि डेथ तो मिलेगा, डेथ सेंटेंस मिलेगा, क्राइम ही कुछ ऐसा है. फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं बचने के. आप स्पेशल लीव पिटीशन डाल रहे हो, क्यूरेटिव पिटीशन डाल रहे हो. सो व्हाट इज स्पेशल लीव पिटीशन? एक बार हाई कोर्ट ने जब डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया होता है तो अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके पास आर्टिकल 136 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मे बी फाइल्ड विद द सुप्रीम कोर्ट. आप स्पेशल लीव जो है वो फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के वहां. सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि स्पेशल लीव जो है उसको सुनी जाए या नहीं सुनी जाए. फिर है क्यूरेटिव पिटीशन. The Supreme Court may allow a curative petition to reconsider its judgment or order if it established that there was a violation of principle of natural justice or suspicion of biasness in the role of a judge. So the curative petition would be circulated before the same bench which decided on the review petition. I repeat, क्यूरेटिव पिटीशन में यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन सुनाया है तब क्या होता है, क्यूरेटिव पिटीशन डाली जाती है कि एक बार आप अपनी जजमेंट को फिर से थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए, है ना, एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए कि आपने जो फैसला सुना है वो सही है या नहीं, क्योंकि हम इसको डेथ सेंटेंस दे रहे, इसकी जान हम लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात, एक बार सोच लीजिए. तो ये है क्यूरेटिव पिटीशन, खुद का डिसीजन को जो आप फिर से एक बार एग्जामिन करते हो, तो उसी बेंच के सामने भेजा जाता है जिसने डिसीजन जो है वो सुनाया होता है. ठीक है. फिर आता है आपके पास मर्सी पिटीशन.
तो आर्टिकल 72 जो है संविधान का, तो ये है आपके पास आर्टिकल 72 और ये है आपके पास आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and governor to grant the pardons and to suspend, remit or commute the sentences in certain cases. The president or the governor may consider the case of the convict and may pardon the death sentence. So what is the death warrant? In case अगर death sentence award हुई है, the convict should be allowed to use all the legal remedies available, जैसे कि appeal है, review है, mercy petition. The Supreme Court guidelines are needed to be followed before issuing the death warrant. Execution कौन करता है आपके पास? The act of carrying out a death sentence उसको बोलते हैं execution. तो अब जब डेथ सेंटेंस का मामला पता है, सीआरपीसी का सेक्शन पता है, किस तरह से होगा ये पता है, अब हम आते हैं आर्ग्यूमेंट जिसको सपोर्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट में है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए. देखो जो सपोर्ट वाले लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि आपने इतना हीनियस क्राइम किया, आपको लटका देना चाहिए, तब जाके एक खौफ फैलेगा, एक डर फैलेगा कि कोई ऐसा क्राइम ना करे. जैसे कि दिल्ली में जो रेप केस हुआ था बहुत बड़ा, ठीक है, निर्भया रेप कांड जो हुआ था, और ऐसे कुछ क्राइम बहुत ज्यादा हीनियस होता है जिसमें लोगों का कहना है कि इसको फांसी की सजा सुनाई दिया जाना चाहिए. पूरे देश भर में खौफ होना चाहिए कि अगला इंसान फिर से ऐसा करने के लिए लाख बार सोचे. ठीक, तो एवरी गिल्टी पर्सन deserves to be punished in the line with the seriousness of their offense. People may suffer according to their crime for real justice to be served. Everyone who commits a crime must receive the punishment they deserve, and in the instance of murder, that punishment is death. So, retribution is the belief that a person receives the punishment because they have earned it. Advocates of the death penalty occasionally bring up an eye for an eye and punishment should fit the crime while making their case. A democratic country like India depends on the state to ensure the public safety, security, and faith in the legal system. The capital penalty is frequently supported because the state has moral obligation to protect the welfare and safety of its citizens. ये सरकार, ये state एक मॉरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि आपके देश के जो नागरिक है आपको उनकी सेफ्टी के लिए, वेलफेयर के लिए उनकी रक्षा करनी चाहिए. अगेंस्ट में देखते देखो एक पॉइंट मेरा भी है जिसके लिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दे देना चाहिए. क्यों? मानो कि आपने कोई क्राइम किया, एक छोटा क्राइम के फॉर्म में एग्जाम्पल लेते कि आपने चोरी करी है. अब मैंने बोला कि आप जो है आपका देश निकाला हो जाए या फिर आपको फांसी की सजा सुना देनी चाहिए. तो क्या इससे जो चोरी करने की आइडियोलॉजी है, जो कि सिर्फ आप में नहीं होगी, बहुत से और लोगों के अंदर होगी, जो छुपी हुई होगी. ठीक, तो यानी अगर मैंने आपको फांसी की सजा सुना दी तो वो आइडियोलॉजी खत्म नहीं हुई, वो सोच खत्म नहीं हुई चोरी करने की. आप मरोगे तो 10 लोग और उठ के आएंगे कि वो हमारा साथी था. अब हम ऐसी चोरी करेंगे कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे. मतलब वो एक हेट जो है वो बढ़ जाता है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव उसको रिफॉर्म करना होना चाहिए कि जो पर्सन ने क्राइम किया है सबसे पहले आप उसको रियलाइज करवाओ कि ये गलती है. दिस इज अ मिस्टेक विच यू हैव डन. एक बार अगर आपने वो गलती रियलाइज करी, उसको हमने रिफॉर्म किया, तो फिर कोई नहीं सोचेगा, उसको लगे, बाकी लोगों को भी लगेगा कि यार वो गलत था. तो our objective should be to reform the ideology of the crime, not to end the person. यानी बेस्ट एग्जाम्पल, आप एक टेररिस्ट के लीडर को मारो तो 100 खड़े हो जाते हैं, है ना. So this is against the capital punishment that sorry, the objective of punishment is to rehabilitate the prisoners, but the death penalty does not do this. The purpose of the punishment is to transform the accused and enable him to rejoin the society and contribute as a law-abiding citizen. Those who oppose the death penalty believe that execution is evil
and is simply a refined form of vengeance. It is a revenge rather than a punishment. तो बेसिकली तो आप बदला ले रहे हो, आप पनिशमेंट नहीं दे रहे हो. पनिशमेंट का मतलब क्या होता है कि आप उसको सुधार रहे हो, है ना? So this was all about the death sentence or the capital punishment. Now coming to our third topic, which is about the federal friction, the persistent federal friction. देखो रिसेंटली क्या हुआ है, सेंटर और जो स्टेट है, पहली बात हम फेडरल का मतलब समझते हैं. एक होता है आपके पास सॉरी, when we talk about the form of the government, so generally we are having two types of the government. The number one is the federal system of the government, and the second is about the unitary form of the government. So when we talk about the unitary form of the government, the complete power lies in the center. And when we talk about the federal government, the powers are distributed between the center and the state. Okay, the powers are distributed between the center and the state. तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है. That powers are distributed between the center and the state. तो ये जो सेंटर है और जो स्टेट है, इनके बीच का जो डिस्प्यूट है, ये जो सेंटर है और जो स्टेट है, इसके बीच का जो डिस्प्यूट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है. तो यहाँ पे जो आपकी हेडिंग है उसका यही मतलब है, दैट persistent federal frictions. तो होता क्या है इन जनरल, if you talk about the constitution of India, look at here, this is the constitution. हमारे पास legislature है, executive है और judiciary है. Judiciary is more and less always the independent form of the government. Independent होती है. Legislature और executive आपस में क्या होते हैं, interlinked होते हैं. कोई लॉ बनता है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूटर्स करके. सिमिलरली सेंटर अगर कोई पॉलिसी बना रही है, कोई लॉ बना रही है, तो वो क्या करेगा, कौन उसको इंप्लीमेंट करेगा, स्टेट करेगा. तो ये डिपेंडेंट है. और स्टेट भी सेंटर पर डिपेंडेंट है. क्यों? बिकॉज द टैक्सेशन सिस्टम जो हमारी कंट्री में है उसमें हालांकि पावर सेंटर और स्टेट दोनों के पास है, लेकिन स्टेट के पास लिमिटेड पावर है. इसलिए स्टेट सेंटर पर डिपेंड करता है अपने पैसे के लिए, है ना, टैक्सेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसे का उसके लिए. तो ये डिपेंडेंट है. तो अब ये जो सेंटर और स्टेट है इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है. So this is all about, the writer is pointing over here that the price of persistent federal friction recent years में the frequency and the intensity of dispute between the union government and the state have increased. The economic cost of such aberrations arising out of the homogenization of the social sector policies, functioning of the regulatory institutions, and extended power of central agencies are long lasting. तो हुआ क्या, आपके पास 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इकोनॉमी में थोड़ा सा लीनियंसी आ गई, ग्लोबलाइजेशन होने लग गया. तो इसकी वजह से बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट था उसमें रिलैक्सेशन देखने के लिए मिला, जिसमें स्टेट को कुछ पावर मिल गया, द ऑटोनॉमी रिगार्डिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी. हालांकि ये एब्सोल्यूट पावर नहीं था, अभी भी सेंटर पे डिपेंड होता है रेवेन्यू रिसीट के चक्कर में. So the spread of the center span of activities leads to a situation where the center starts crowding out the states in terms of investment. Additionally, the federal aggressions lead to either the center or the state duplicating the other's policy. तो ये जो डिस्प्यूट है सेंटर और स्टेट के बीच में, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है इंडिया में. रिसेंटली फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. तो रीजन हमने समझ लिया, एक्चुअली जो भी हमने बात करा वही इसमें लिख रखा है. अब आते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट जो डिस्कशन है. अभी काफी ज्यादा आईएएस की जो कोचिंग सेंटर्स है उसको सीसीपीए जो है हमारे पास, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उन्होंने प्रॉप किया है बेसिक. 23 अक्टूबर को ये जो हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने कम से कम 20 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को प्रॉप किया है फॉर मेकिंग मिसलीडिंग क्लेम्स इन द एडवर्टीजमेंट एंड फॉर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस.
20 में से 4 इंस्टीट्यूशन ऐसे जिनको 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। तो होता क्या कि जब भी रिजल्ट आता है, आईएएस का रिजल्ट आता है, तो मान लो कि आपके पास 600 सिलेक्शन है, तो दीज आर क्लेमिंग कि ये सिलेक्शन हमारे से हुआ, ये सिलेक्शन हमारे से हुआ। अरे जब इतना सिलेक्शन, तो टोटल बच्चों को ही सिलेक्शन नहीं हुआ जितना आप लोग क्लेम कर रहे हैं। So, elaborating on the broader mechanism at play, Chief Commissioner at the CCPA, that is Nidhi Khare, told DD News that जब कभी भी रिजल्ट आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जिसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट जो अनाउंस होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन एडवर्टीजमेंट देने लग जाते हैं कि ये सिलेक्शन हमसे हुआ है। सॉरी, जो टॉप रैंकर्स है उनके पिक्चर्स नाम डालने लग जाते हैं कि इसने हमारे यहाँ से पढ़ाई करी है, इसने हमारे यहाँ पे एनरोल किया है। However, they do not disclose the nature of the enrollment. मान लो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने प्रीलिम्स की तैयारी खुद करी है, मेंस की तैयारी खुद करी है, फिर मैंने इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू देने चली गई। अब ऑब्वियसली जब कोई प्री मेंस क्लियर कर लेता है तो वो हर जगह हाथ पाँव मारना चाहता है कि भाई सिर्फ इंटरव्यू की वजह से कहीं रहना चाहता, तो मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए कहीं दिया जाता है। तो ये इंस्टीट्यूशन नाम डाल देती कि भाई ये टॉपर हमारे यहाँ से पढ़ के गया। अरे पढ़ के नहीं गया है, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी है, मैंने मॉक इंटरव्यू दिया है। तो अगर मैंने या तो एनरोलमेंट किया है या नहीं किया वो सच बताओ, और किया है तो किस वजह से किया वो आप वहां पे लिखो कि इसने यहाँ से सिर्फ इंटरव्यू किया था, इसने यहाँ से सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, इसने यहाँ से सिर्फ मेंस के टेस्ट पेपर्स लिए थे, इसने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नोट्स लिए थे। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ये कैसे लिख सकते हैं आप? तो नेचर ऑफ द एनरोलमेंट जो है वो आपको वहां पे डिस्क्लोज करना चाहिए। तो यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स आर कंडक्टेड 3 स्टेज में, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। उसमें आपको ऑब्वियसली आप इस फील्ड से रिलेटेड है तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बात इसी की हो रही है कि इन्होंने गलत क्लेम किया जिसकी वजह से 20 इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे जो है अप्रूव किया गया, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन। आई एम सो सॉरी अगर आज आपको क्वालिटी ऑफ वॉइस में कुछ इशू आएगा, बिकॉज आई एम नॉट वेल, मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है थ्रॉट इन्फेक्शन की वजह से। तो होप अ बिट ऑफ ऑडिबल जो क्लियरिटी है आपको वॉइस में वो जरूर होगी। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियोस, थैंक यू सो मच।